गुड इवनिंग एवरीवन। मैं रीना खुराना एआरपी मेरठ ग्रामीण से इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं विभागीय आदेश की, जिसे जारी किया गया है 3 सितंबर सन 2021 को। 1 सितंबर सन 2021 से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे स्कूल में आने शुरू हो चुके हैं। हमें इंतजार था कि हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले, जिसके आधार पर हम एक लंबे गैप के बाद स्कूल में फिजिकल सेटिंग में बच्चों को दोबारा से पढ़ाना शुरू करें। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन से मॉड्यूल्स को फॉलो करना है, कितने दिन का शिविर लगेगा, 40 दिन का, 48 दिन का या 100 दिन का, ये सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। तो संतुष्ट हो जाइए, क्योंकि विभाग ने अपने आदेश जारी कर दिए हैं और ये आदेश बटे हुए हैं 5 भागों में। तो कुछ चीज़ें इसमें रियलिस्टिक बेस पे हैं, विच इज़ क्वाइट अप्रिशिएटिंग, क्योंकि इसमें बड़ी वास्तविकता से बात की गई है। वास्तविकता की बात करें तो ये आदेश कह रहा है कि इस बार आपको बच्चों के इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल कंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखना है। जो क्षति पहुंची है इस महामारी के दौरान, जिस तरह से हमने अपने लोगों को खोया है, बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया है, अपने रिश्तेदारों को खोया है, 2 साल तक एक बहुत ही ऊहो-पोहो वाली स्थिति बनी रही है सभी के जीवन में। उससे निकल कर आना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस दौरान किसी भी तरह का कोई भी एकेडमिक प्रेशर बच्चों पर नहीं होगा, जब तक कि हमारे पास कोई दूसरा विभागीय आदेश ना हो। तो क्या कहता है ये विभागीय आदेश? इस विभागीय आदेश को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ये बात करता है कि किस तरह से टाइम टेबल को फॉलो करना है। फिर ये बात करता है कि किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समुदाय और क्लास के अंदर बच्चों को अवेयर करते हुए तीसरी लहर से बचाना है। तीसरे भाग में ये बात करता है कि किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए कौन सी चीज़ों को फॉलो किया जाए। चौथे पार्ट में ये बात करता है सपोर्टिव सुपरविजन की, और 5वें भाग में ये बात करता है कि ई पाठशाला का संचालन कैसे हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये बात मुझे, आपको और सब शिक्षकों को स्वीकार करनी होगी कि ये जो 2 साल का लंबा गैप है, यह रियल टाइम लर्निंग गैप के रूप में जरूर उभरेगा। लेकिन इसको मापने के लिए हमें किसी तरह का कोई भी ओरल या रिटन असेसमेंट नहीं करना है। बच्चों को किसी भी तरह के ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग मेथड से किसी भी तरह का प्रेशर में लेकर नहीं आना है। बच्चों को लगातार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, कंफर्टेबल फील कराते हुए, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ते हुए, उनको भावनात्मक रूप से जोड़ते हुए जो एक सोशल डेवलपमेंट है उसको एंश्योर करना है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम टेबल की। हमें पहले भी कहा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बच्चों की संख्या को हमें सुनिश्चित करना है, ताकि संक्रमण को फैलने का कोई भी मौका ना मिले। तो इसके लिए 2 तरह के डिवीजन हुए हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में। पहला ये कि अगर आपके स्कूल में बच्चों की संख्या कम है, उन्हें बिठाने की पूरी सुविधा है, अच्छा स्पेस है, जगह की कोई कमी नहीं है, वहाँ आप बच्चों को 8 बजे से लेकर 2 बजे तक विद्यालय परिसर में रखेंगे। और जो टाइम टेबल हमारे साथ शेयर किया गया था पिछले विभागीय आदेश के द्वारा, उसी को आप फॉलो करेंगे। जहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर आप 2 शिफ्ट में स्कूल चलाएंगे और हर पाली 3-3 घंटे की होगी। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ क्या टाइम टेबल फॉलो होगा। तो डेफिनेटली जो विभाग का आदेश है उसे ही फॉलो करना है, और अपने विवेक को, अपने रैशनल को यूज करते हुए हम ड्यूरेशंस को कम कर देंगे। तो ये था ऑन पार्ट कि विद्यालय में टाइम टेबल में क्या और कैसे फॉलो करना है। इस विभागीय आदेश का दूसरा पार्ट बात करता है विद्यालय में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना। इसमें आप पाएंगे कि एक तरफ हम कम्युनिटी को जागरूक करेंगे और दूसरी तरफ हम स्कूल के अंदर बच्चों को अवेयर करेंगे, और साथ ही साथ पूरे प्रिकॉशंस भी लेंगे, ताकि इन्फेक्शन या वायरस ना तो किसी भी तरीके से आ पाए और ना ही यह तीसरी लहर की फॉर्म में निकल पाए। तो इसमें बड़े साफ तरीके से मेंशन्ड है कि महीने में एक बार आपको एसएमसी की मीटिंग बुलाकर उसमें अभिभावकों के साथ उनसे संपर्क करना है, जिसमें आपको कोविड प्रोटोकॉल के विषय में उनको जानकारी देनी है। तो ये तो हुआ कम्युनिटी के पार्ट पर, एसएमसी के पार्ट पर और पेरेंट्स के पार्ट पर। अब बात करते हैं स्कूल के अंदर क्या करना है। तो पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए क्लासरूम में बच्चों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। क्लास में बैठने की सुविधा ऐसी होगी
जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड सेटिंग ना हो। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करें कि जब बच्चे खाना खाने बैठे तो उनके बीच में उचित दूरी हो। इसके साथ इसमें जो एक टेक्निकल चीज़ डाली गई है वह यह है कि बच्चों में जागरूकता आए, बच्चे अपने बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज लेकर आए। इसके लिए यह जरूरी है कि वे कुछ ऐसे स्पेसिफिक तरह के इंस्ट्रक्शंस को बार बार देखें या सुने, क्योंकि व्यवहार में एक बिहेवियरल चेंज लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो बिहेवियरल चेंज के लिए या व्यवहारिक परिवर्तन के लिए यूनिसेफ के साथ मिलकर कई पोस्टर, कई टास्क तैयार किए गए हैं, कई कहानियां, लघु कहानियां तैयार की गई हैं, ऐसे वॉल पेंटिंग तैयार किए गए हैं जो कि मस्तिष्क पर जरूर प्रभाव डालेंगे। यानी बच्चे देखेंगे और देखकर सोचने पर मजबूर होंगे और फिर उन्हें अपने व्यवहार में लेकर आएंगे, क्योंकि पिक्चर का बच्चों पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो बच्चे हमारे बेसिक यूनिट है। अगर हम उनके दिमाग में सैनिटेशन, हाइजीन और स्वास्थ्य और एक सोशल और इमोशनल कंस्ट्रक्टिविटी डेवलप कर पाए तो इस महामारी को लेकर कि किस तरह से इस महामारी से बचा जा सकता है, तो हम एक लंबे समय तक एक ऐसी जनरेशन को तैयार कर देंगे जो इस तरह की बीमारी को दूर रखने में सक्षम हो सकेगी। तो इसके लिए यूनिसेफ के साथ मिलकर कुछ लघु फिल्म और कुछ वॉल पेंटिंग तैयार की गई हैं जो आपको मिलेगी dropbox.com से। जब आप वहां जाएंगे और उसके लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी लघु फिल्में, बहुत सारे पोस्टर मिलेंगे जिन्हें आप चस्पा करेंगे अपने विद्यालय की रसोई घर के बाहर, टॉयलेट के बाहर और जहां बच्चे पानी पीते हैं। तो जब बच्चे इन्हें बार बार देखेंगे और पढ़ेंगे तो ये बच्चों को रिमाइंड कराएंगे कि उन्हें किस तरह के सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेने की जरूरत है ताकि वह इस इन्फेक्शन से, इस बीमारी से बच सके। अब बात करते हैं कि अब जब बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, कहीं शिफ्ट लगेगी, कहीं टाइम टेबल फॉलो होगा, तो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? तो आपको दो मेन बातों पर ध्यान रखना है। पहले यह है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक रोजाना 1-1 घंटा आपको हिंदी और गणित विषय को देना ही देना है। इसके साथ ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का कोई भी रिटन या ओरल टेस्ट आपको बच्चों का नहीं लेना है जब तक कि कोई अन्य विभागीय आदेश नहीं आता। मतलब बच्चों का क्या लेवल ऑफ लर्निंग है, कितना लर्निंग गैप है, उसको असेस करने के लिए फॉर्मल रूप में किसी भी तरह का कोई भी असेसमेंट आपको नहीं लेना है। केवल बच्चों का फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है। और वह कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि आदेश में कहा गया है कि बच्चे भावनात्मक रूप से अलग हो चुके हैं, सोशल प्रेशर है उनके ऊपर। एक तरह से माँ बाप भी बहुत डरे हुए हैं कि बच्चे स्कूल में जाकर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना ले आए। तो आपने जहाँ पेरेंट्स से कंसेंट ली हुई है, इसके अंतर्गत कई पेरेंट्स ने कंसेंट दे दी है पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी घर पर हैं। जो तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का पढ़ाई का प्रेशर बच्चों के ऊपर ना आए। तो आपने पूरी तरह से एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग मेथड को अडॉप्ट करना है, प्रभावी शिक्षण को अप्लाई करना है। टीचिंग टेक्निक्स नेचुरल तरीके से बच्चे को पढ़ने लिखने को प्रमोट करते हैं, उन्हें आपको अप्लाई करना है। जो पिछले 2 साल से विभाग ने आपके साथ शेयर किए हैं 102 तरीका के प्रिंट रिच पोस्टर, वो आपको कक्षा 1 से 3 तक अपने क्लासेस में लगाने हैं, उनको अपने प्रयोग में लाना है। और जो आपके साथ 3 किताबें भी शेयर की गई हैं, ध्यान आकर्षण, शिक्षण संग्रह और आधारशिला। तो आधारशिला संतर्शिका और आधारशिला को यूज करते हुए प्राथमिक स्तर पर आप बच्चों को गतिविधि शिक्षण के माध्यम से और अपर प्राइमरी में आप ध्यानाकर्षण को यूज में लाते हुए बच्चों को पढ़ाएंगे। मेन बात यह है कि जो किताबें आपको पहले दी गई हैं, अब आपको उन्हें प्रैक्टिकली यूज करना है बिना किसी फॉर्मल या ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग के। 18 टेक्निक्स दी गई हैं ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में, उनको यूज करते हुए आपको अपनी कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाना है। ज्यादा से ज्यादा गतिविधि, एक्टिविटी, कहानी, कविता या चार्ट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है। समृद्ध का जो एक पूरा मॉड्यूल है उसमें ऑल दो 48 डेज की एक प्लानिंग है, लेकिन उसे अभी हम डेज के रूप में नहीं अप्लाई करेंगे। उसमें जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी गतिविधियां हैं जिससे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है प्राइमरी लेवल पर, हम उन्हें अप्लाई करेंगे। और अपर प्राइमरी में भी रियल टीचिंग को फॉलो करने के लिए ध्यान आकर्षण मॉड्यूल को अप्लाई करेंगे। तो लर्निंग गैप है वह मुझे और आपको स्वीकार करना पड़ेगा और गतिविधि के दौरान ही जानने की ये कोशिश करनी होगी कि कितना लर्निंग लॉस हुआ है बच्चे का।
और उसका एक्चुअल लेवल ऑफ लर्निंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी सुपरविजन के दौरान कक्षा 3 और 4 के बच्चे कुछ बच्चे काउंटिंग भी नहीं बोल पाए, जिसके लिए मुझे कोई टेस्ट या आकलन नहीं लेना पड़ा, बल्कि मैंने बच्चों को एक गतिविधि कराई और उससे ही असेस कर लिया कि कौन कौन से बच्चे काउंटिंग नहीं बोल पा रहे हैं और कुछ बच्चे उसे फ्लुएंटली अच्छे से बोल पा रहे थे। तो इस तरह से जिन बच्चों का लर्निंग गैप था वो पता चल गया। और जब एक बार आपको लर्निंग गैप पता चल गया तो प्राइमरी लेवल पर समृद्ध मॉड्यूल और आधारशिला संदर्शिका और अपर प्राइमरी लेवल पर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दी गई तकनीकों का हमें प्रयोग करके बच्चों को गतिविधि माध्यम से शिक्षण कराना है। सहज की किताबें इसमें बड़े स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है इस विभागीय आदेश में कि सहज की किताबें को यूज करते हुए बच्चों को पठन पाठन की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ जितनी किताबें आपको विभाग ने मिशन प्रेरणा के तहत दी हैं उनका सदुपयोग करने का ये सबसे बेहतरीन वक्त है। साथ ही साथ जो 102 पोस्टर आपको दिए गए हैं उनको यूज करें, मैथ किट आपको दी गई है उसको यूटिलाइज करें, साइंस किट का प्रयोग करें। कुल मिलाकर जितने भी सप्लीमेंट्री मटेरियल आपको विभाग द्वारा दिए गए हैं उन किताबों के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, किट्स के माध्यम से गतिविधि आधारित शिक्षण करना है। लर्निंग गैप को ब्रिज करना है बिना किसी ट्रेडिशनल मेथड से असेसमेंट किए हुए। भाषा और गणित को एक एक घंटा आपको प्राइमरी लेवल पर देना ही देना है और अपर प्राइमरी लेवल पर साथ ही साथ अंग्रेजी और विज्ञान को भी प्रोत्साहन देना है। ये कुछ मेन बातें थी जो टीचिंग टेक्निक्स में आती हैं। इसी के साथ में एक क्वेश्चन जो शिक्षकों की तरफ से बार बार आ रहा है वो यह है कि शिक्षक डायरी में क्या भरना है। तो शिक्षक डायरी आपकी पर्सनल डायरी है। आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप समृद्ध मॉड्यूल को रेफर करेंगे, तीनों मॉड्यूल्स को आप रेफर करेंगे, 102 चार्ट पेपर आपको दिए गए हैं या जो संदर्शिकाएं हैं आप उन्हें रेफर करेंगे। जो टाइम टेबल आपको विभागीय आदेश में दिया गया है आप उसको फॉलो करेंगे। तो कल हिंदी की क्लास में इन सबको फॉलो करते हुए आपको क्या पढ़ाना है ये आपको आज ही पता होना चाहिए। तो कल आप बच्चों को कैसे पढ़ाने वाले हैं, कौन सी गतिविधि कौन सी टीएलएम के माध्यम से पढ़ाने वाले हैं ये आप अपनी डायरी में लिखेंगे। पूरे सप्ताह की प्री प्लानिंग करके शिक्षण एक दृष्टि जो कि पेज नंबर 11 से 23 तक 12 लीफलेट्स हैं आपकी डायरी में, ये डिनोट करते हैं 12 महीने को और हर लीफलेट में 4 कॉलम हैं जो डिनोट करते हैं उस माह के 4 सप्ताह को। तो पहले पर्टिकुलर मंथ में पर्टिकुलर वीक में आप क्या पढ़ाने वाले हैं उसकी प्री प्लानिंग करते हुए अपनी साप्ताहिक योजना को आप वहां अंकित करेंगे। फिर प्रतिदिन कराए जाने वाले कार्यों को तिथिवार दैनिक रूप से आप उसमें भरेंगे और कार्यों के अंत में स्व आकलन भी आपने अपना करना है कि आज जब पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को या पर्टिकुलर टेक्निक को आपने किसी पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम या चयनित पार्ट पर यूज किया है तो आपको उसमें कितनी सफलता मिली। उसी स्व आकलन के आधार पर आपने अगले दिन के कार्यक्रम को यदि उसमें किसी फेरबदल की आवश्यकता है तो उसे मेंशन करते हुए दूसरे दिन की डायरी भरनी है और इसी तरह आगे बढ़ते जाना है। तो ये हुआ डायरी के पार्ट पर। अब बात करते हैं सपोर्टिव सुपरविजन की। तो सपोर्टिव सुपरविजन वैसे ही चलेगा जैसे हम पहले ऑफलाइन सपोर्टिव सुपरविजन करते आए थे, लेकिन आप जब भी सपोर्टिव सुपरविजन के लिए जाएं, हमारे एआरपी साथी जब भी सपोर्टिव सुपरविजन के लिए जाएं वहां बच्चों को कोई ना कोई गतिविधि जरूर कराएं या कोई ना कोई कहानी सुनाएं और इस तरह फॉर्मेटिव सपोर्ट दे उन सभी टीचर्स को जो भी वहां पर काम कर रहे हैं। जो भी कोई प्लस माइनस है वहां उसको देखें और उसको बैलेंस करते हुए उन लोगों को यह बताएं कि उस काम को वह और बेहतर तरीके से किस तरह से अपने विद्यालय में अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये निरीक्षण के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यह सपोर्टिव फॉर्म में होना है। जो भी विद्यालय में एकेडमिक एक्टिविटीज चल रही हैं, जो भी एक एनवायरनमेंट है उसको अपने सपोर्ट से आप एनरिच करें। साथ ही साथ एक चीज और वह यह है कि प्रेरणा UP.in इस लिंक पर जाकर एक टीचर्स का कॉर्नर है, वहां पर जब आप दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको क्लास वाइज प्राइमरी कक्षा 1 से लेकर 5 तक
और कक्षा 6 से लेकर 8 तक गतिविधियों का एक संग्रह शेयर किया गया है। आप उसको एक्सेस करें और अपनी क्लास में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्टिविटी कराएं, जो बच्चों को सोशली और इमोशनली कनेक्ट होने में आपकी मदद करेंगे। अब बात करते हैं ई पाठशाला का। ई पाठशाला के बारे में, ई पाठशाला सामग्री आपको प्रेषित की जाएगी जैसे पिछले 1-1.5 साल से प्रेषित की जा रही है। तो मैं ये मानती हूँ कि शिक्षा का अधिकार एक राज्य का दायित्व है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले। तो वह बच्चे जो स्कूल में नहीं आए या वह बच्चे जो माइग्रेट कर गए, उन तक शिक्षा कैसे पहुंचाई जाए। तो ई पाठशाला ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। मोहल्ला क्लासेस लगेंगी या नहीं लगेंगी, इस बारे में इस विभागीय आदेश में कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, इसमें ये कहा गया है कि रविवार को आपको सामग्री प्रेषित की जाएगी जैसे कि पिछले 1-1.5 साल से की जाती रही है। सैटरडे का क्विज भी एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। हमारी तीनों ऐप्स, दीक्षा ऐप, रीड अलोंग ऐप और प्रेरणा लक्ष्य ऐप, इन पर जो लिंक आते हैं वह भी जारी रहेंगे और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ई कंटेंट को शेयर करते रहेंगे। साथ ही साथ हर सप्ताह में ये इंश्योर करना है कि पेरेंट्स स्कूल में आएं और आप हर सप्ताह पेरेंट्स को इन सब चीज़ों से अपडेट कराएं कि आपकी क्लास में क्या चल रहा है, उन्हें एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं, कोविड प्रोटोकॉल के बारे में, सफाई के बारे में, उनके बच्चे की प्रगति के बारे में पेरेंट्स को अपडेटेड रखिए। जो बच्चे लगातार स्कूल में नहीं आ रहे हैं या जो बच्चे ई कंटेंट में भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, होम विजिट के द्वारा उनके अभिभावकों से संपर्क करके उनको विद्यालय में लाना सुनिश्चित करें। और यदि आप ई कंटेंट प्रेषित कर रहे हैं तो डायरी में अपनी दैनिक गतिविधियों के साथ आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये सब जानकारी आपको विद्यालय के भौतिक संचालन में, जो कि कक्षा 1 से 8 तक है, बेहतर अंडरस्टैंडिंग में मदद करेगी। आप सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। हमारे विद्यालयों का एक एक बच्चा अपने स्तर के अनुसार डिजायर्ड लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर सके, हर विद्यालय प्रेरक बने और हर बच्चा प्रेरक बच्चा बने। इसी आशा के साथ आई रेस्ट माय वॉइस। जय भारत, जय शिक्षक, जय छात्र। नमस्कार।